हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोमती थापड़ हॉस्पिटल मोगा। गोमती थापड़ हॉस्पिटल काफी लंबे समय से मनुष्यता की सेवा में कार्यरत है। इस हॉस्पिटल में मेडिसिन, गायनी एंड आईवीएफ, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी की सेवाएं उपलब्ध हैं। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नीलू टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी चल रहा है, जिसको डॉक्टर नीलू कौरा इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन चला रही हैं। इस हॉस्पिटल में आईवीएफ, आईयूआई और इक्सी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। निसंतान दंपतियों के लिए डॉक्टर नीलू कौरा किसी वरदान से कम नहीं है। हजारों की गिनती में निसंतान दंपतियां यहां से संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर नीलू कौरा जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें इस हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं डॉक्टर गोमती प्रसाद हॉस्पिटल, जो कि पिछले लंबे समय से सेवा कर रहा है, और डॉक्टर साहब जिन्होंने 80 इयर्स बैक इस छोटे से बूटे को लगाया था, जो आज शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है। और उनके बाद अब उनकी बेटी डॉक्टर नीलू थापर और डॉक्टर शीश, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं, और इस एरिया में अभाव था यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट का। और ये यही नहीं है, अगर हम बात कर लें तो पूरा मालवाई, जैसे हम कह सकते हैं, फिरोजपुर में भी जाते हैं फ्रांसिस न्यूटन हॉस्पिटल में, और वहाँ सारा जो फाजिल का है और है सारा सभी जगह को जो है कैटर करते हैं। बात करें डॉक्टर नीलू जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि आपके फादर ने एक सेवा के केंद्र के रूप में ये सेवा का केंद्र खोला था, जिसको आप बच्चों ने आगे बढ़ाया, और जैसे उनका माइंड था कि हमने सेवा करनी है डॉक्टरी प्रोफेशन में, वैसे ही आप और डॉक्टर आशीष जी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल मेरे पेरेंट्स ने 1980 में स्टार्ट किया, और ये इस इलाके के सभी लोग जानते हैं उनका नाम, डॉक्टर रविंदर थापर, जो आज तक लोग उनकी सेवाएं और उनके इलाज को फॉलो कर रहे हैं। और हम भी उन्हीं की नक्शे कदम पर चलकर, हमारी भी यही कोशिश है कि इस इलाके के लोगों को हम बेस्ट ऑफ सर्विसेज अपने फील्ड की प्रोवाइड कर सकें, और सही गाइडेंस, सही इलाज और पेशेंट को होलिस्टिकली देखना, उनकी बीमारियों को डायग्नोस करना, और उनके लिए जो सही है वो उन्हें गाइड करना और उनके लिए करना। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी चीज़ें, गायनी जैसे कि दूरबीन से किए जाने वाले ऑपरेशन, और हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, हिस्टेरेक्टमी, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। और साथ में हम इनफर्टिलिटी भी हैंडल करते हैं। इनफर्टिलिटी के सभी प्रोसीजर्स, आईवीएफ, आईयूआई, इक्सी, हम बेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स में करते हैं, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। यही हमारा मोटो है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और राइट डायग्नोसिस और राइट एडवाइस देना ही हमारी यूएसपी है। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान है? उसके साथ साथ आईवीएफ की, जैसे आपने बात कही है, आईवीएफ के साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप हैं और डॉक्टर आशीष जी, जो मिलकर, वो यूरोलॉजिस्ट हैं, और मिलकर, क्योंकि काउंसलिंग में जैसे आप लेडीज़ की काउंसलिंग करते हैं, वो जो हस्बैंड है उनकी काउंसलिंग करते हैं, और दोनों को जब हम लोग एक पैरेलल तरीके से करते हैं, तो हर चीज़ जो है, जो भी उनमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, कई बार तो बहुत सिंपल प्रोसीजर से आप लोग उनको जो है कंसीव करा देते हैं, क्योंकि सिंपल रीज़न के कारण कई बार इनफर्टिलिटी जो है हो ही होती है। सही कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी में हम एज अ कपल पेशेंट को देखते हैं, क्योंकि कई बार रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आने के बावजूद पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा होता, तो उनकी बारीकी से जांच, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, सीमन एनालिसिस की बहुत बारीकी से जांच, मेल पार्टनर की जांच और फीमेल पार्टनर की सारी बारीक जांचें हम अंडर वन रूफ हम खुद करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम पेशेंट को रेफ़र नहीं करते। और जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर आशीष, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, वो एक एंड्रोलॉजिस्ट भी हैं, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये भी उनका फोटे है। तो बहुत सारे कपल्स जिनको सेक्सुअल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, यही सिंपल रीज़न होता है उनके ना कंसीव होने का,
तो ऐसे में डॉक्टर साहब की सर्विसेज, गाइडेंस और हमें बहुत यूज़फुल होती हैं। जो मेल्स जिनके सीमेन में स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वहाँ पर उनका डिटेल्ड हार्मोनल इवैल्यूएशन, टेस्टिकुलर बायोप्सी, ये सब टेस्ट उनकी गाइडेंस में हम करते हैं, जिससे कि रूट कॉज पता चलता है और जिससे फिर हम पेशेंट को राइट गाइडेंस दे पाते हैं कि उनको फिर प्रेगनेंसी होगी कैसे, क्योंकि विद देयर ओन सीमेन सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब नहीं हो रही होती और सीमेन में कोई इशू होता है, जनरली लोग डोनर सीमेन की एडवाइस जल्दी से दे देते हैं। हम लोग उसके रूट कॉज पे जाते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अगर हम पेशेंट को उसके खुद के ही स्पर्म से, प्रॉब्लमेटिक केस को भी उसके खुद के ही स्पर्म से प्रेगनेंसी दे पाएँ, तो यही हमारा मोटो रहता है। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, तो उसका डायग्नोसिस करके पेशेंट को ऑन रिपोर्ट समझा कर कि ये क्यों नहीं पॉसिबल है, हम तभी उनको डोनर गेमीट की तरफ लेके जाते हैं और वो भी उनको कन्विंस करके उनकी राय से, उनकी मर्ज़ी से ही किया जाता है। ये हमारी हमेशा कोशिश होती है कि पेशेंट के साथ एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन के बाद एक डिस्कशन प्लान बनाया जाए और एक टीम की तरह उनका ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं, ताकि उनकी मर्ज़ी, उनकी राय, उनकी खुद की जो नॉलेज, मतलब उनको खुद को पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और जो इलाज उनके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये हमारी काउंसलिंग का मेन मोटो रहता है कि वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर डीलिंग्स एंड वी डू अ वेरी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट विद प्रॉपर काउंसलिंग। 15 साल का लंबा अरसा जिसमें आपने आज तक हज़ारों की गिनती में उन इनफर्टाइल कपल्स को जो संतान सुख की प्राप्ति यहाँ से कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि चेन है? एक पेशेंट आता था, बैठे आप मोगा में हैं, लेकिन जलंधर से, पठानकोट से पेशेंट, राजस्थान के पेशेंट, दबाली के पेशेंट, बहुत दूर दूर से पेशेंट यहाँ आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक चेन है? आप लोगों ने कोई ऐड भी आप कम करते हैं, आपका मन ये होता है कि जो हमारा पेशेंट है वही हमारी ऐड का क्राइटेरिया है, और वो जब कंसीव करता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए आप मशहूर हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको लंबा एक्सपीरियंस है और आप खुद प्रोसीजर्स करते हैं, तो आपको हर चीज़ का पहले ज्ञात होता है। और यही कारण है कि ये हॉस्पिटल एक वरदान बनता है जब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले आते हैं या इनफर्टाइल कपल्स आते हैं। एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट्स एक रेफरेंस बेस बनते हैं, तो ये ही हमारे लिए गर्व की बात है और यही हमारा सरमाया होता है और हमारी कमाई, असल कमाई होती है कि जब एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को भेजता है। और हमारा पेशेंट बेस मोस्टली ऐसे ही है कि लोग हमारे जो पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ही हमें आगे रेफ़र करते हैं। और वैसे कॉन्फिडेंस से जब पेशेंट आता है तो हमें कुछ भी पेशेंट के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे काम का सुन के और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीडबैक और विश्वास के साथ हमारे पास आता है। तो हम भी सेम अपनी एटीट्यूड से कि हमें जो भी हमारे पास आया है उसे अपनी उसके लिए सिंसियर काम करना है। इसलिए पंजाब के हर कोने से पेशेंट्स आते हैं, नाम सुन के, पेशेंट्स से अपना रेफरेंस लेके। मोस्टली 80% मेरे ओपीडी के पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं जो यही कहते हैं कि हमारे किसी पेशेंट ने भेजा है कि जब हम सब जगह से हताश हो चुके हैं या कंफ्यूज हो चुके हैं, तो हमें फाइनल क्लैरिटी या हमें करना क्या चाहिए, इसकी गाइडेंस के लिए हम आपके पास आए हैं। ये मेरे और डॉक्टर साहब की ओपीडी में हर पेशेंट की यही कहानी होती है यूजुअली। डॉक्टर साहब, हर पेशेंट के लिए आईवीएफ जरूरी नहीं है, वो इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी तरह से लागू होता है। और ये कहते हैं कि डॉक्टर नीलू ने हमें तो आईयूआई कर दिया, हमें तो थायराइड था, हम लोग कंसीव कर गए। क्या कहना चाहेंगे कि आपका लास्ट रिजोर्ट रहता है आईवीएफ? आपकी कोशिश यही रहती है कि आईवीएफ के बिना उसको कंसीव किया जाए
और यही कारण है कि ये हॉस्पिटल हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो भी IVF फेलर्स के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी ये वरदान बना हुआ है, क्योंकि कई बार 2-2 बार 3-3 बार IVF फेलर वाले होते हैं। नीलू, जब आप लोग उनसे काउंसलिंग करते हैं, जब आप उसको सारा समझाते हैं, पहली बात तो यह है कि आपके हॉस्पिटल में जो भी आपके साथ जुड़ गया उसको आप टाइम लेते हैं। उसकी काउंसलिंग में बहुत समय लगता है, चाहे पेशेंट को लगे कि बहुत टाइम लगाती है डॉक्टर ने, लेकिन आप लोग पूरी तरह से उसकी हिस्ट्री क्या है, आप दिमाग लगाते हैं कि कैसे कहाँ से जो प्रॉब्लम आई है, और आप गाइड करते हैं और वो कई बार वैसे कंसीव कर जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कई बार होता है। हम बोथ वेज करते हैं। जिन पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत है उनके मन से IVF का डर निकालते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत सुना होता है। मेन डर लोगों के ये होते हैं कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, इसमें बहुत ज़्यादा परहेज़ चाहिए होता है और इसमें बच्चा किसी और का हो जाता है, ये सब डर होते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को कंफर्टेबल करते हैं और उन्हें IVF का मतलब समझाते हैं कि ये कुछ भी आर्टिफिशियल प्रोसीजर नहीं है, क्या IVF में होता है। उन्हें एक बहुत ही साधारण भाषा में समझा के पहले हम उन्हें कॉन्फिडेंट करते हैं और उनकी IVF जर्नी को हम बहुत ही इजी गोइंग रखते हैं। अनड्यू मेडिकेशन, जैसे लोग ढेर गोलियां और इंजेक्शन खा खा के बहुत परेशान हुए होते हैं, मेरे यहाँ पे IVF साइकिल एक बहुत ही रूटीन प्रोसीजर की तरह किया जाता है। बहुत ही मिनिमम दवाई और नो इंजेक्शंस, आई मीन लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लोग एवरी डे दे आर टेकिंग पेनफुल शॉट्स। हम पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कोई इंजेक्शन नहीं देते, सिर्फ जो 10 से 12 दिन, वो भी एकदम पेनलेस टेक्निक वाले इंजेक्शन होते हैं जो हम पेशेंट को लगाते हैं और उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल रखते हैं। और हमेशा यही मैं कहती हूँ कि अपनी पैरेलल अपनी लाइफ आप चलाते जाएं, बस जैसे जैसे हम आपको बुलाते हैं आपने आना है विद एज एन OPD विज़िट। तो क्योंकि हमें मालूम है कि ये एक ट्रीटमेंट है, ये कोई इसको हम पेशेंट के लिए इस ट्रीटमेंट को सज़ा नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट बहुत स्ट्रेस्ड होता है। और कई बार द अदर वे भी होता है कि पेशेंट IVF का मन बना के आए होते हैं, बट मेरी राय उनको यही होती है कि पहले हम आपका एज अ केस आपको देखेंगे और अगर कोई और ऑल्टरनेटिव आप ट्राई कर सकते होंगे तो हम वो भी उन्हें एडवाइस करते हैं। जैसे अभी मेरी एक पेशेंट IVF के लिए उनकी स्टिमुलेशन चल रही है, तो जब 6th डे पे मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसके जो एग्स हैं वो 3 से 4 एग ही बन रहे हैं, जो कि थोड़ा अनलाइकली है। और उसका जो भी ग्रोथ पैटर्न है उसे देखकर मैंने उन्हें काउंसिल किया कि हम इस मंथ IVF नहीं करेंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू एन IUI साइकिल एंड विल सी। क्योंकि इस स्टेज पे, इस सिनेरियो में जो आपकी अल्ट्रासाउंड आज बता रही है, IVF करना आपके लिए बहुत बहुत महंगा होगा और वर्थ नहीं होगा। सो नाउ वी हैव कन्वर्टेड दैट साइकिल इनटू एन IUI साइकिल एंड विल बी डूइंग IUI फॉर दैट पेशेंट। वो पेशेंट इतना हैरान है कि मतलब बीच रास्ते अब हमें डाउनग्रेड कर दिया है हमारा ट्रीटमेंट, बट मुझे पता है कि पेशेंट के लिए इस वक्त ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पेशेंट के बहुत पैसे लग रहे हैं और हमें उस चीज़ की कॉस्ट इफ़ेक्टिविटी और उसका वर्थ, उसकी एफ़र्ट और उसकी मनी का भी हमें देखना होता है। तो इसलिए नाउ अब हमने पेशेंट को काउंसिल किया है कि आपका इस महीने हम IVF नहीं, इसी दवाई में हम आपका IUI करेंगे, उससे उनकी कॉस्ट कट डाउन होगी और चांसेस ऑफ कंसेप्शन तो हैं ही। सो लेट्स सी भगवान हमारा साथ देते हैं कि नहीं, बट इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम पेशेंट को होलिस्टिकली देखते हैं और उसके लिए, उसकी सिचुएशन में जो उसके लिए बेस्ट है हम वो करते हैं, ना कि जो हमारे लिए बेस्ट। ऐसा उस साइड फ्रीजिंग की हम बात कर लें तो उस साइड फ्रीजिंग भी आप यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो लेडीज़ जिन्होंने अपना कैरियर कॉन्शियस होते हैं, जिनका माइंड होता है कि हमने बाद में कंसीव करना है, अभी हमारी यंग एज है, हमारे यंग एज में हम उस साइड फ्रीजिंग कराएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अब उस साइड फ्रीजिंग भी काफ़ी होने लग गई है। तो मेरी राय तो यही होगी कि अगर कोई अनमैरिड है या लेट मैरिज
हो रही है तो वो लोग oocyte फ्रीजिंग में जा सकते हैं। पर अगर कोई मैरिड कपल है पर अभी कंसीव नहीं करना चाहते तो वो लोग IVF से एम्ब्रियोज बना के फ्रीज करवा सकते हैं और एक से जब भी वो चाहें सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। वो ज़्यादा एम्ब्रियो फ्रीजिंग इज़ बिकॉज एम्ब्रियो इज़ मोर स्टर्डी दैन एन oocyte। तो oocyte फ्रीजिंग उन लोगों के लिए है जिनकी मैरिज नहीं हो रही या लेट हो रही है या कोई अर्ली एज में कैंसर डिटेक्ट हो गया है, उनको कीमोथेरेपी लेनी है पर मैरिड नहीं हैं, तो उनमें या अभी मैरिज हुई है बच्चे नहीं हैं तो उनमें हम oocyte फ्रीजिंग रेकमेंड करते हैं। और अगर मैरिज हुई है पर प्रेगनेंसी किसी वजह से डिले करना चाहते हैं तो बेटर होता है कि वो एम्ब्रियो बनवा के यानी कि अपने हस्बैंड और अपने एग से यंगर एज में एम्ब्रियो बनवा के फ्रीज़ करवा सकें और कुछ टाइम बाद फिर उन्हें ट्रांसफ़र करवा सकें। कोई भी इमरजेंसी आती है 24 आवर ये हॉस्पिटल ओपन है और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो घर है वो भी हॉस्पिटल के साथ ही है, जिसके साथ कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस जब कोई चीज़ हो जाती है तो आप लोग अवेलेबल हैं, डॉक्टर साहब भी अवेलेबल हैं। और बीइंग ऑन GT रोड बहुत ही अप्रोचिंग जगह है, इसीलिए फिरोजपुर फाजिल का जो यहाँ का जो सारा एरिया है जलालाबाद तक जो लोग हैं प्रेफर करते हैं यहाँ आना। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल 24 आवर सर्विसेज दे रहा है? डिलीवरी की हम बात कर लें, बढ़िया बढ़िया रूम्स हैं यहाँ पर भी, आप एक बार देख सकते हैं एक बार कि कैसे रूम्स हैं। बहुत ही हाई क्लास रूम्स हैं यहाँ पर, AC अवेलेबल है और स्टाफ जो है बहुत ही कम्प्लीमेंट्री है और हमेशा हाजिर रहता है सेवा में, क्योंकि यहाँ पर सरप्लस स्टाफ है और डॉक्टर्स की टीम है, MO यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। बहुत ही बढ़िया OTs हैं यहाँ पर। और डॉक्टर साहब क्योंकि ये चूज़ी हैं, ये लोग इन्होंने समय के साथ बदले हैं, ये लोग इन्होंने नई नई चीज़ जो भी चीज़ नहीं आती है वो डॉक्टर शीश कौड़ा और डॉक्टर नीलू का माइंड होता है कि नहीं हमने सबसे नया जो है वो इक्विपमेंट यहाँ पर अप्लाई करना है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे यही कोशिश होती है कि हम पेशेंट को केयर, कंफर्ट और क्लेanलीनेस, हाइजीन और बेस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में प्रोवाइड करें। इतना लो प्राइस कर पाना, यू कैन अंडरस्टैंड कि उसमें हम हमारे स्टाफ और हमारा खुद का प्रॉफिट ही हम कम करते हैं। पेशेंट को जो हमने सर्विसेज देनी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। डॉक्टर साहब हर तरह की वैक्सीनेशन, चाहे वो सर्वाइकस कैंसर की है, चाहे वो किसी भी तरह की वैक्सीनेशंस हैं लेडीज़ के लिए जिनके साथ वो कैंसर से बच सकते हैं, और किसी भी तरह की वैक्सीनेशन, हर तरह की वैक्सीनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। और डॉक्टर साहब का जो यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसमें हर तरह के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये हॉस्पिटल बहुत ही जो है इक्विपमेंट्स है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो नई नई मतलब चीज़ें हैं। यूरोफ्लो की हम बात कर लें और चीज़ों की बात कर लें तो डॉक्टर साहब को ये रहता है कि नहीं हमने इस एरिया में लोगों को फैसिलिटी देनी है। और जब से ये हॉस्पिटल बना है कभी मिस्त्री नहीं हटे, कोई ना कोई चीज़ नई लाते रहते हैं जिसके साथ हॉस्पिटल अपग्रेड रहता है। हम सारी तरह की वैक्सीनेशन भी करते हैं और लेडीज़ के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की अवेयरनेस के लिए मैं पिछले ऑलमोस्ट 6 साल से काम कर रही हूँ। हर विमेंस डे पे हम कैंप लगाते हैं जिसमें हम फ्री पैप स्मीयर करते हैं और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए अवेयरनेस देते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और अपने हॉस्पिटल में भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम इस चीज़ की अवेयरनेस करते रहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड यही एकमात्र कैंसर है जिसे हम होने से पहले ही रोक सकते हैं और जिसके लिए बहुत ही सिंपल एक वैक्सीनेशन और एवरी 3 इयर्स एक सिंपल सा टेस्ट जिसे कि पैप स्मीयर कहते हैं हमें लेडीज़ को करवाना चाहिए, जिससे कि हम इस भयानक कैंसर से 100% बच सकते हैं। डॉक्टर जैसे ये हॉस्पिटल PCOD की मरीज़ों के लिए एक वरदान बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग उनको गाइड करते हैं और यंग बच्चियाँ जो हैं उनको आप काउंसलिंग के साथ, और जैसे आप लेक्चर भी देते हैं स्कूलों कॉलेजों में, क्या कहना चाहेंगे कि आप हर चीज़ पे वेलनेस पे भी काम करते हैं जिसके साथ पेशेंट्स को एक नई ज़िंदगी मिलती है? जी हाँ, PCO आजकल बहुत ही कॉमन है। 10 में से हर 4 गर्ल्स या लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसका मेन कारण हमारा लाइफस्टाइल है,
हमारे खाने पीने की आदतें और लेस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ये सब मेन रोल प्ले करते हैं। और जनरली लोग सिर्फ स्कैन रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि हम पीसीओ हैं, बट उनको ये गाइडेंस नहीं होती कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। तो मेरा स्ट्रेस मेनली उन पे यही होता है कि मैं उनको ये समझा पाऊँ कि मेडिकेशन और इन्वेस्टिगेशंस का रोल इस प्रॉब्लम में कम है और लाइफस्टाइल चेंज करने का रोल सबसे बड़ा है। तो हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं लोगों को उस रास्ते पे लाने के लिए कि वेट लॉस, गुड ईटिंग हैबिट्स उनके लिए कितनी ज़रूरी है, और दवाई इसमें सेकेंडरी है। तो ये सारी काउंसलिंग हेल्प करती है, और कई जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उनमें ये इस प्रॉब्लम को काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। डॉक्टर नीलू, जैसे डिप्रेशन की हम बात कर लें, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं आफ्टर डिलीवरी जैसे वो इसमें चले जाते हैं डिप्रेशन में, क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी आप ये हॉस्पिटल एक वरदान बन चुका है। आपने बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स को, उन लेडीज़ को खास करके जो पोस्टमार्टम, जो जिनको बच्चे को बर्थ देने के बाद में ये जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? चाइल्ड बर्थ एक औरत के लिए एक नया जन्म होता है, और चाइल्ड बर्थ के साथ बहुत सारी चेंजेस उसकी बॉडी में आती हैं और उसकी लाइफ में भी आती हैं। एक न्यू लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस चेंजेस इन हर ओन बॉडी एंड हार्मोन्स, एक बहुत बड़ा अपहीवल होता है एक वुमेन की लाइफ में। और कई बार कुछ लेडीज़ डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, तो उन्हें भी काउंसलिंग करके और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी ये बात अंडरस्टैंड करवा के हम उनको टिप्स देते हैं, जिससे कि हम उन लेडीज़ को इस चीज़ से बाहर लेके आ पाएँ। डॉक्टर साहब ने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं डॉक्टर साहब के, जो एक सेवा के पुंज थे। और जैसे हमारे मदर बताते होते थे कि वो चाहे कोई इमरजेंसी में भी चला जाए, फिर भी उन्होंने बहुत ही प्रेम के साथ, धमल के साथ, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो थी बहुत ही बढ़िया थी। आपका हमें समय देने के लिए, और हम श्रद्धांजलि देते हैं आपके उस फादर को जिन्होंने सारी ज़िंदगी मोगा एरिया के लिए, ये तब डॉक्टर्स बहुत कम होते थे, और उस समय पर उन्होंने सारे भार जो है हमारे जो पुराने डॉक्टर्स थे उन्होंने लिया हुआ था सारे एरियो का। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।